Hello students, in today's lecture we will discuss about the new animal phylum, that is phylum Annelida. तो phylum Annelida, ये जो term है Annelida, this term given by famous scientist Lamarck. तो term जो है Annelida, ये टर्म किसने दी थी? दिस टर्म इंट्रोड्यूस बाय Lamarck in 1801. तो टर्म Annelida फेमस साइंटिस्ट लेमार्क ने इंट्रोड्यूस की थी. लेमार्क के पहले 1752 में लीनियस ने इस फाइलम को एक बहुत बड़े छोटे छोटे एनिमल्स का एक ग्रुप था बनाया था जिसका नाम था वर्मिस. तो लीनियस ने इस फाइलम को किसमें इंक्लूड किया था? वर्मिस में इंक्लूड किया था. बाद में लेमार्क ने क्या किया? वर्मिस में से जितने भी सेगमेंटेड वर्म हैं उनको सेपरेट करके एक नया फाइलम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज Annelida. Annelida बर्ड जो है एक लैटिन बर्ड है एनुलस. एनुलस मीन्स होता है लिटिल रिंग, मतलब ऐसे एनिमल जिनके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको जो है किसमें इंक्लूड किया गया? Annelida में इंक्लूड किया गया. ठीक है, तो सबसे पहली बार लेमार्क ने टर्म Annelida इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई. अब उसके बाद हम बात करते हैं इन एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में. देखिए, ये जो एनिमल होते हैं, एनिलिड्स के जितने भी मेंबर होते हैं, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके हैबिटेट के रिगार्डिंग डिस्कस करें. तो हैबिटेट में हम क्या देखते हैं कि ये एनिमल फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये एनिमल एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं. इसके पहले आपने फाइलम एस्केलमेंथिस पढ़ा था, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस पढ़ा था. तो इस फाइलम के जो मेंबर थे वो एंडोपैरासाइट थे, जबकि इस फाइलम के मेंबर यदि पैरासाइट हैं तो वो आपको एक्टोपैरासाइट देखने को मिलेंगे. तो हैबिटेट के रिगार्डिंग डिस्कस किया जाए तो इसके मेंबर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर एक्टोपैरासाइट और अदर लिविंग भी हो सकते हैं. फ्री लिविंग है तो वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं जैसे कि हमारा अर्थवर्म, मरीन हो सकते हैं जैसे कि नेरिस, या फिर फ्रेश वाटर एनिमल हो सकते हैं जैसे कि लीच. क्लियर? तो ये क्लियर हो गया ना? हैबिटेट तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको. अब हम इस फाइलम के कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कस करें. अब कैरेक्टर को लेकर डिस्कस करें तो हम देखेंगे पहले तो ये एनिमल कैसे हैं. तो ये एनिमल है हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक. एनिमल कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय 3 जर्म लेयर. उसके बाद ये एनिमल कैसे हैं? सीलोमैटिक और यूसीलोमैटिक. मतलब इस फाइलम के मेंबर में सबसे पहली बार
ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। इसके पहले हमने पढ़ा था एस्केरमेंथिस, उसमें बॉडी कैविटी थी पर नॉट कवर्ड बाय मीसोडर्मल एपिथेलिया, मतलब कि उसमें जो एपिथेलिया मतलब कि जो सीलोम थी वो कैसी थी, सूडोसीलोम थी। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार सीलोम, जो ट्रू सीलोम मिलना चालू होती है तो किस फाइलम से मिलना चालू होती है, फाइलम एनिलिडा से मिलना चालू होती है। तो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उसमें आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस फाइलम के मेंबर्स में आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी। ट्रू सीलोम है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ई सीलोमैटिक बोला जाता है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद हम बात करें इसमें सिमेट्री की। तो सिमेट्री की रिगार्डिंग बात करें तो हम क्या देखते हैं, इसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसके बाद इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन से हमारा क्या मतलब है, बॉडी के आउटसाइड में भी सेगमेंटेशन है और बॉडी के इनर साइड में भी सेगमेंटेशन है, बाहर भी सेगमेंटेशन, अंदर भी सेगमेंटेशन। मतलब कौन सा सेगमेंटेशन हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो गया। इट बिकम क्लियर। ठीक है, तो इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। मतलब एनिमल का शेप ट्यूब लाइक और उसके अंदर आपको जो एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगी वो भी कैसी देखने को मिलेगी, ट्यूब लाइक। यदि ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान है तो इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। कैसा होगा एलिमेंट्री कैनाल, आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, इट बिकम क्लियर। ठीक है, तो ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान। उसके बाद आपको इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। आपको कौन सा इसमें बॉडी प्लान देखने को मिलेगा, ऑर्गन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखाई देगा, आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसके डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ और कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कस करते हैं। तो अब और कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले तो हम आते हैं किसमें, बॉडी वॉल के रिगार्डिंग। इसमें बॉडी वॉल में क्या विशेषता है। ठीक है, तो बॉडी वॉल की बात करें तो इसमें अब देखो बॉडी वॉल का मतलब क्या है। जैसे हमने एनिमल को कट किया तो बीच में क्या है, गट, और ये बाहर क्या है, ये है बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में कौन कौन से लेयर होंगे, ये क्या है वो हमें देखना है। तो बॉडी वॉल को यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो सबसे अपर साइड में क्या होता है, क्यूटिकल। ये क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। उसके नीचे एपिडर्मल लेयर, उसके नीचे मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में कौन कौन सी मसल्स देखने को मिलेंगी आपको, यहां पर आपको लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलेंगी और सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेंगी। और उसके नीचे आपको पेरिटोनियम दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे आउटर साइड में क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर मस्कुलर, फिर बाद में पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को काउंट ही नहीं करते अपन, ठीक है, रहने दो इसको। तो ये लेयर्स हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर एपिडर्मल होता है वो यूनी
यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है वो? यूनिन्यूक्लिएटेड आपको देखने को मिलता है। मस्कुलर लेयर में दो तरह की मसल्स है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जिसकी लंबाई कम ज्यादा होती है, दूसरा सर्कुलर मसल्स जिसका डायमीटर कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे इसकी बॉडी वॉल के अंदर। ठीक है, तो बॉडी वॉल में कौन कौन से लेयर क्लियर? सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस जो कि कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड, और उसके नीचे कौन सा लेयर है? मस्कुलर लेयर है। तो बॉडी वॉल क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको बॉडी वॉल? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इसमें किसके थ्रू देखने को मिलता है? इसमें स्किन या सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? क्यूटिकल, उससे रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यदि स्किन या क्यूटिकल से रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? हम इसको हम बोलते हैं इंटेक्यूमेंट्री, या इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू देखने को मिलता है? स्किन या फिर क्यूटिकल के थ्रू देखने को मिलता है। यदि स्किन या क्यूटिकल से रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पिरेटरी सरफेस की होनी चाहिए। जैसे कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट, नम होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस। आप देखिए अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर स्किन ड्राई नहीं होता है, तो कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। ठीक है, तो और उसकी स्किन पर ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के बाद हम बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सर्कुलेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो देखो हम क्या देखते हैं इसमें हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपको न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलेगा। एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इसी से मिलना चालू होता है, एनिलिड से मिलना चालू होता है। हार्ट कैसा है इसका? न्यूरोजेनिक हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन में मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो यहां पर ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस कलर का है? रेड कलर का। इसलिए इसके ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड कलर होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा पिगमेंट जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। Any substance inside the body that responsible for the transportation of respiratory gas is known as the respiratory pigment. Many type of the respiratory pigment present in the animal kingdom. For example, hemoglobin, hemocyanin, वेरिडियम pigment and so on. ठीक है, तो इन एनिमल्स के अंदर मेनली जो पिगमेंट देखने को मिलता है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन को हम ऐसे HB से इंडिकेट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, ये कहां प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रेजेंट है। यहां पर जो कलर ऑफ ब्लड है वो कैसा होगा? रेड होगा। तो कलर ऑफ ब्लड कैसा होगा? यहाँ पर रेड। हीमोग्लोबिन कहां डिसॉल्व है? प्लाज्मा में डिसॉल्व है।
ह्यूमन में हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होता है, वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इनमें आरबीसी नहीं है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि यहां पर जो आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो इनके अंदर क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। तो इट बिकम क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना सफिशिएंट है। सर्कुलेशन के बाद अब हम बात करते हैं इनके अंदर डाइजेशन किस तरह का होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाइजेशन। तो डाइजेशन में आप देखेंगे कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, इसमें कंप्लीट, उसमें मतलब माउथ के साथ क्या प्रेजेंट है, एनएस भी प्रेजेंट है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल कैसा है यहाँ पर प्रेजेंट। उसके बाद एनएस एक से अधिक काम करता है, एनएस परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन, तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्लोएका। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट। तो क्लोएका प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एनएस की जगह क्या प्रेजेंट है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल के नेचर में आपको काफी वेरिएशन दिखाई देगा। अब किस तरह का वेरिएशन दिखाई देगा, इससे हम जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अभी मैं ब्रेक में बता देता हूं आपको। नेरिस जो होता है वो कार्निवोरस होता है। फेरिटिमा जो होता है या हमारा अर्थवर्म जो होता है वो डेट्राइटिवोरस होता है, मतलब कि सड़ा गड़ा जो भी ऑर्गेनिक फूड है, जो डीकेइंग ऑर्गेनिक फूड है, उसे वो फीड करता है। जबकि हमारा हिरुडिनेरिया जो होता है, जिसे कि हम जनरली लीच के नाम से जानते हैं, यह ब्लड सकिंग होता है। कैसा होता है, ये ब्लड सकिंग होता है। तो ठीक है, तो आपने क्या देखा कि नेरिस कार्निवोरस छोटे मोटे प्लैंक्टन को फीड करता है। फेरिटिमा या अर्थवर्म डेट्राइटिवोरस, मतलब कि ये डीकेइंग जो भी सब्सटेंस है, सड़े गले जो भी सब्सटेंस हैं, ये उन्हें खा रहे हैं। उसके बाद हमारा हिरुडिनेरिया, लीच जिसे हम बोलते हैं, वो कैसा एनिमल है, वो डीकेइंग हिरुडिनेरिया जो होता है वो ब्लड सकिंग है या सैंग्विवोरस है, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो अभी के इतना आप याद रखिए कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, क्लोएका जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। तो इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद तो डाइजेस्ट सिस्टम में क्या देखा आपने, इट्स बिकम कंप्लीट, कि डाइजेस्ट सिस्टम का कैसा है, कंप्लीट है, ओके। अब डाइजेशन के बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। इनमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वो कौन से देखने को मिलेंगे हमें, तो एक्सक्रीशन ऑकर बाय नेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन किसके थ्रू देखने को मिलेगा आपको, नेफ्रिडिया के थ्रू देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर जो हमारा एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा अमोनिया। तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है ना, वो नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। इन अर्थवर्म, मोर करेक्टली इन फाइलम एनिलिडा, द एक्सक्रीशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रिडिया। अब यहां पे हम जरा इवोल्यूशन के ट्रेंड को देखिए। प्लेटीहेल्मिंथेस में एक्सक्रीशन किसके थ्रू देखने को मिला था, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू। एस्केल्मेंथेस में किसके थ्रू देखने को मिला था, रीनेट सेल के थ्रू। उसी को हमने क्या बोला था, उसी को हमने एच ऑर्गन के नाम से जाना था। वो क्या थे, वो भी एक तरह के प्रोटोनेफ्रिडिया थे। और यहां पर हमें नेफ्रिडिया देखने को मिलती है, मतलब कि यह एज कंपेयर टू प्रोटोनेफ्रिडिया
ये एडवांस स्ट्रक्चर है। अब इन एनिमल में कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली अमोनिया होता है। क्या होता है वो? अमोनिया होता है, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेफ्रिडिया है, तो इसमें जो बॉडी सेगमेंटेड है, ईच सेगमेंट इज नोन एज अ मेटामर, और सेगमेंट्स के बीच की जो जंक्शन है वहां पर जो नेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं उन नेफ्रिडिया को हम सेप्टल नेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं। और ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, इट इज ए ट्रू टाइप ऑफ नेफ्रिडिया इन एनिमल। एनिमल की बॉडी के अंदर ये ट्रू टाइप के नेफ्रिडिया है। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया आपको एक्सक्रीशन कैसे होता है? इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में कि इन एनिमल में लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन देखिए, लोकोमोशन यदि हम बात करें नेरिस जैसे एनिमल्स के अंदर, तो नेरिस में आपको लोकोमोशन देखने को मिलेगा पैरापोडिया। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर नोन एज पैरापोडिया। तो पैरापोडिया से आपको क्या दिखाई देता है? लोकोमोशन दिखाई देता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द अर्थवर्म, तो उसमें बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लोकोमोशन सीटी के थ्रू। किसम के थ्रू देखने को मिलेगा? सीटी के थ्रू। उसके बाद लीच में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, यहां पर मसल्स की जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है उससे आपको लोकोमोशन देखने को मिलता है। तो लोकोमोशन किस तरह से देखने को मिलता है? इट बिकम क्लियर। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम जो होता है इन एनिमल्स के अंदर, देखिए वो कैसा होता है। यहां पर एनिमल की बॉडी में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसा है एनिमल का बॉडी। सपोर्टेड, ये एनिमल का बॉडी है। ये एनिमल की बॉडी। अब एनिमल की बॉडी में आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगी कि सेगमेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपको पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। नर्वस सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको? यहां पर पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख रही। उसके बाद आपको यहां पर इसकी बॉडी में आपको गैंग्लियाज दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे आपको? थोड़े थोड़े ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं नर्व के बने हुए, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। और इसके बॉडी के लेटरल साइड में नर्व्स होती हैं, उस नर्व से ये गैंग्लिया अटैच होते हैं। तो क्या है, जरा देखो इधर क्रॉस सेक्शन को देखिए। ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन, बॉडी का ये वेंट्रल पोर्शन मान लो, ये डॉर्सल पोर्शन, ठीक है, और ये लेटरल पोर्शन। तो वेंट्रल साइड में आपको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। इधर आपको क्या दिखाई देंगे? गैंग्लिया दिखाई देंगे, जो कि इधर से एक नर्व गई है लेटरल साइड में जिसे हम बोलते हैं लेटरल नर्व, उससे गैंग्लिया क्या है? कनेक्टेड है। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम
इन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये दोबारा से फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट द पेयर्ड गैंग्लिया। ये दिख रहे हैं ना आपको, क्या दिख रहा है? ये पेयर्ड गैंग्लिया डेट कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व। किससे कनेक्टेड है? वो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। जितने भी इन्वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, तो आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, सॉरी नॉन कॉर्डेट एनिमल होते हैं, उन सब में आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता ही मिलता है। कौन सा नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है आपको? वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है। तो यहां पर पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें रिसेप्टर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, उन रिसेप्टर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इन एनिमल में सेंसरी स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करें तो देखिए सेंसरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सेंसरी स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो टैक्टाइल रिसेप्टर। टैक्टाइल रिसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? तो ये टच के लिए रिसेप्टर्स, टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। गैस्ट्रेट रिसेप्टर ये टेस्ट के लिए, एनिमल को खाएगा तो उसको टेस्ट मिलना चाहिए ना, टेस्ट नहीं आएगा तो क्यों खाएगा? हमारी टंग क्या काम है? वो भी टेस्ट परसीव करती है ना, चीजें हमें अच्छी लगेंगी तो खाएंगे ना। जैसे मान लीजिए आपको पनीर की भाजी पसंद है तो खाएंगे, और मान लीजिए आपको भिंडी पसंद नहीं तो वो टेस्ट कहां परसीव हो रहा है? टंग पे परसीव हो रहा है ना। उसी तरह से इसमें भी गस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं। ये काय के लिए होते हैं? ये होते हैं टेस्ट के लिए। फोटो रिसेप्टर ये काय के लिए सेंसिटिव होते हैं? नाम से स्पष्ट है। ये काय के लिए सेंसिटिव है? दीज आर सेंसिटिव फॉर द लाइट, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, ये पूरा समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट डिस्कस करें तो इसमें हम देखते हैं सेंसरी ऑर्गन हो गए। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड स्केलेटन, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्केलेटन। तो इफ यू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन, तो वैसे तो इनमें कोई स्केलेटन है ही नहीं, इनमें कोई बॉडी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। पर इसमें क्या होता है, इन एनिमल्स में जो सीलोमिक फ्लूइड होता है वही बॉडी को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के स्केलेटन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो स्टैटिक स्केलेटन के नाम से जानते हैं। कौन सा स्केलेटन बोलेंगे इसे? हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया स्केलेटन। अब रिप्रोडक्शन। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्केलेटन, सॉरी रिप्रोडक्शन। लोअर एनिमल में क्या देखा था आपने? लोअर एनिमल में आपने यह देखा था कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, और उसमें आपको कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था। इन एनिमल्स में आप क्या देखेंगे? इन एनिमल्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। तो आप क्या देखेंगे यहां पे? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, पहली बात तो ये। दूसरा जरा देखो, एक तो क्लियर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। यहां पे एनिमल कैसे हो सकते हैं? तो यहां पर एनिमल मोनोसियस या डायोसियस टाइप के हो सकते हैं, या यहां ऐसे बोल सकते हैं हम एनिमल यहां पर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। जैसे
नेरिस, या फिर यहां पे एनिमल कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवर्म एंड लीच। तो यहां पे एनिमल यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यहां पे एनिमल बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। और कैसा होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस टाइप का होता है। तो यहां फर्टिलाइजेशन किस तरह का देखने को मिलेगा आपको, हमेशा यहां फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप का देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यहां पर इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलता है, यहां पर इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। तो इट बिकम क्लियर। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलता है, यहां पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। जैसे कि नेरिस में इनडायरेक्ट, अर्थवर्म में डायरेक्ट, और जो लीच होती है, हेरुटेनेरिया होती है, इसमें आपको डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में नेरिस, जिसे कि हम क्लमवर्म के नाम से जानते हैं, फेरिटिमा, जिसे कि हम अर्थवर्म बोलते हैं, और हेरुटेनेरिया, जिसे कि हम लीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स को डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर को भी वॉच कीजिए, इसी लेक्चर को केयरफुली सुनिए, एनसीईआरटी की बुक्स में से भी इस टॉपिक को पढ़िए, और उसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे से सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सजेशन अपने दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।